हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन हब के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। अब हम चैप्टर 8 के सबसे पहले 2023 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एफएम प्रसारण के लिए संचार आवृत्ति बैंड प्रास है। तो एफएम प्रसारण के लिए जो आपके पास संचार आवर्ती बैंड प्रास जो होती है वो आपकी होती है 88 से लेके 108 मेगा हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। तो पहले का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एफएम प्रसारण के लिए जो आवर्ती प्रास होती है, आवर्ती रेंज जो होती है वो कितनी होती है 88 से लेके 108 मेगा हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम क्या है। अब देखो, निर्वात नलिका जो मैग्नेट्रॉन होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है हमारी, वो होती है हमारी माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे। माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, ये तरंगे हमारी किससे उत्पन्न होती है, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा है कि मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, या फिर अपने इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता जिसको अपन किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट है। और मुक्त दिक् स्थान की चुंबकशीलता जिसको अपन लिख सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट। तथा प्रकाश का वेग c, इन तीनों में सही संबंध क्या है। इसके आगे ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें देखो, पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दूसरा जो है हमारे पास 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी स्क्वायर। तीसरा है रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट बराबर सी स्क्वायर। डी जो है 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी स्क्वायर। इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो क्या होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। ये इसका सही आंसर होगा। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो कैसे आता है ये, तो आप क्या करना, जो हमारे पास निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू जो है वो आएगी 1/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमें पता है किसका होता है, प्रकाश का वेग होता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/c² लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये रिलेशन इस तरह से बनता है। तो ये आप क्वेश्चन इसको इस तरह से कर लेना। नेक्स्ट 2020 में कोई क्वेश्चन आपका नहीं आया था। फिर आपके नेक्स्ट आता है 2019 का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण और कलांतर का मान बताना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर क्या होती है कि जो विद्युत क्षेत्र जो होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये दोनों एक दूसरे परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और जिस दिशा में तरंग संचित होती है वो भी क्या होती है, इन दोनों क्या होती है, लंबवत होती है। तो अगर मैं इसको, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास z एक्सिस है। तो यहाँ पे मान लो यदि मैं x एक्सिस पे मान लो मेरे चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, और z एक्सिस पे मेरे पास विद्युत क्षेत्र के क्या है, कंपन है। और ये क्या हो रही है, x दिशा में मेरी तरंग क्या हो रही है, इस तरह से आगे की तरफ संचित हो रही है। तो तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। फिर क्या पूछा इसने, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का जो कोण होता है थीटा बराबर, वो कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर इसने पूछा कलांतर का मान कितना होता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक साथ ही आपके पास क्या होते हैं, शून्य होते हैं और एक साथ ही क्या होते हैं, अधिकतम पे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के मध्य जो कलांतर होता है थीटा की वैल्यू, वो कितनी होती है आपकी 0 डिग्री होती है। तो यदि आपको पूछे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कितना होता है, वो तो आपको कितना होता है 90 डिग्री का। और कलांतर पूछे तो कलांतर का मान क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होती है, समान कला में होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास कि मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है, 300 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि प्रकाश का वेग जो दे रखा है आपके पास, दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखा है। हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश के वेग में संबंध होता है, C बराबर जो होता है विद्युत क्षेत्र अपॉन चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ से अगर मैं बी नोट की वैल्यू निकालूंगा, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालूंगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नोट अपॉन सी आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी है 300, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज आ जाएगी वो आएगी 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 टेस्ला। इसके बाद में 2018 का क्वेश्चन करते हैं।
2018 का पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई दो मैक्सवेल समीकरण लिखे। देखो हमें पता है मैक्सवेल की 4 समीकरण हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं। एक तो क्या आपके पास ई वेक्टर, पहली तो क्या है ई वेक्टर डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गाउस का आपका नियम होता है। नंबर 2 जो है आपके पास चुंबकत्व के लिए जो गाउस का नियम होता है बी वेक्टर और डीएस वेक्टर क्या होता है 0 होता है। तीसरी जो समीकरण जो होती है ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकलन जो होता है वो किसके बराबर होता है माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। ये आपके पास तीसरा समीकरण होता है। उसके बाद चौथा जो समीकरण इसका होता है जो मैक्सवेल एम्पियर की जो संशोधन नियम किया था मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में, तो मैक्सवेल या एम्पियर का नियम भी बोलते हैं इसको, तो ये क्या होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई सी, तो क्या होती थी चालन धारा और आई डी क्या होती थी विस्थापन धारा। अगर यहाँ पे इसका मान रखें आई डी का, तो आई डी का मान क्या होता है विस्थापन धारा का डी फाई ई अपॉन डी टी ये होता है। तो ये आपकी चारों मैक्सवेल के समीकरण हैं। कोई दो लिखने तो इन दोनों चारों में से कोई दो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आवेशित कण जो है वो अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर 100 मेगाहर्ट्ज आवर्ती से दोलन करता है। दोलक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी। अब देखो एक आवेशित कण क्या करता है अपने साम्य अवस्था के दोनों ओर क्या करता है 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से क्या दोलन करता है, तो इस आवृत्ति से वो क्या कर रहा है दोलन कर रहा है। तो दोलक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, तो ध्यान में रखना कि जो दोलक की आवृत्ति होती है वही किसकी आवृत्ति होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 मेगाहर्ट्ज क्या है उस दोलक की आवृत्ति है, तो वही क्या होगी उससे उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अर्थात 100 मेगाहर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परा उच्च आवर्ती परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किन तरंगों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है आकाश तरंगों द्वारा होता है, आकाश तरंगों द्वारा होता है ये। ठीक है, तो जो परा उच्च आवर्ती परिसर की आवृत्तियों का जो प्रसारण जो होता है वो किस तरंगों द्वारा होता है आकाश तरंगों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 4 तरंगों के विकिरणों के नाम लिखिए। देखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बहुत सारी होती है, उनमें किसी 4 का नाम लिख लें। जैसे एक्स किरणें हो गई हमारे पास, फिर क्या होती है पेरा बैंगनी किरणें हो गई, उसके बाद में जो दृश्य भाग आ जाता है उसका दृश्य तरंगे हो जाती है। उसके बाद क्या होती है आपके पास अवरत तरंगे हो जाती है। अवरत के तरंग के बाद में क्या होते हैं माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे हो जाती है। सूक्ष्म तरंगों के बाद में क्या हो जाता है आपके पास रेडियो तरंगे हो जाती हैं। तो ये 6 मैंने बता दी, किन्हीं 4 का पूछा उसने तो किन्हीं 4 का आपको नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट बाद में हमारे पास क्वेश्चन है 2016 का पहला क्वेश्चन है कि जो रिमोट नियंत्रक जो होते हैं उनमें कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो रिमोट नियंत्रकों के अंदर टीवी जो रिमोट होता है, ठीक है, और जो रिमोट नियंत्रक यंत्र के अंदर हमारे ध्यान में रखना अवरक्त तरंगों को काम में लिया जाता है, अवरक्त तरंगों को उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है विस्थापन धारा किसे कहते हैं और आवेशित संधारित्र के लिए विस्थापन धारा का सूत्र प्राप्त कीजिए और एम्पीयर मैक्सवेल के नियम को लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो विस्थापन धारा क्या होती है इसकी बात करते हैं। विस्थापन धारा क्या होती है कि जो संधारित्र जो होता है, संधारित्र जो होता है इसका जब आवेशन या निरावेशन होता है तो ये जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है परिवर्तन होता है। कि जब क्या होता है संधारित्र का आवेशन या निरावेशन होता है तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होता है, जिससे प्लेटों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस धारा को हम क्या कहेंगे विस्थापन धारा कहेंगे। ठीक है, और इस विस्थापन धारा का जो फॉर्मूला आता है आई डी इज इक्वल टू क्या आता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी आता है। ठीक है, तो पहले तो आपको इसकी परिभाषा बता दी मैंने, उसके बाद में इसका ये फॉर्मूला उसको डिराइव करके आपको बताना है। फिर क्या एम्पियर मैक्सवेल का नियम लिखना है। तो एम्पियर मैक्सवेल का नियम क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर वो किसके बराबर होता है म्यू नॉट प्लस आई सी प्लस आई डी, मतलब चालन धारा व जो विस्थापन धारा इन दोनों के योग के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये मैक्सवेल की चौथी समीकरण भी है। और यहाँ पे अगर आई डी का मान रखेंगे तो क्या होगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्सवेल का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग, वापस क्वेश्चन आपका क्या हो गया है रिपीट हो गया है। और इसका आंसर मैंने क्या बताया था आपको माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेखिक ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइए तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखो
ये विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण का चित्र तो मैंने आपको बनाया था अभी जस्ट एक्स वाई जेड एक्सेस पे। ये है आपके पास इस तरह से, फिर ये इस तरह से, और ये इनके ये हमारे पास एक्स एक्सेस है जिस दिशा में आपकी तरंग संचित हो रही है, ये वाई दिशा है और ये जेड दिशा है। मान लो जो वाई दिशा है उसके अंदर तो हमारे पास क्या है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र ले लो यहाँ पे, इस बार यहाँ पे क्या ले लो, जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, एक्स दिशा में क्या हो रही है आपकी तरंग, क्या हो रही है आपकी संचित हो रही है, तरंग संचरण की दिशा। तो ये वाला तो आपको डायग्राम बनाना है। फिर इसने बोला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो गुण लिखिए, तो कोई भी दो गुण बता देना विद्युत चुंबकीय तरंगों के। ठीक है, तो पहला तो यही होता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी तरंग जिसके अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के कंपन जो होते हैं लंबवत होते हैं, और क्या होते हैं तरंग संचरण की दिशा के वो क्या होते हैं आपके लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके दो गुण लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका कि निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नोट बराबर, आपको बी नोट दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 × 10⁻⁸ टेस्ला दे रखा है। तरंग से संबद्ध विद्युत क्षेत्र के आयाम लिखिए। तो आपको E की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है C की वैल्यू कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या हमें पता है C बराबर क्या होता है, E नोट अपॉन बी नोट होता है। अगर यहाँ से मुझे E नोट की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, बी नोट इंटू सी। तो यहाँ से देखो E नोट की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो E नोट इज इक्वल टू क्या, बी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 × 10⁻⁸ इंटू सी की वैल्यू 10⁸। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वैसे ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो विद्युत क्षेत्र जो होता है और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो 2014 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले एम्पियर और मैक्सवेल के नियम का गणितीय समीकरण लिखिए, जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। ये जो होता है यहाँ पे आई डी की वैल्यू रखी थी अपन ने, ये सगणितीय रूप, ये वापस क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया है। फिर क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उन विकिरणों के नाम लिखिए जो क्या होता है, सबसे पहले उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन की धातु लक्ष्य पर बमबारी करने पे होते हैं। तो क्या होते हैं, एक्स किरणें उत्पन्न होती है आपकी, कब, जब इलेक्ट्रॉन की धातु लक्ष्य पर क्या करते हैं अपन, बमबारी करते हैं। तो ये किससे होती है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। फिर क्या है, वातावरण में ओजोन परत द्वारा अवशोषित करने वाली तरंगें कौन सी, पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित करती है क्या, ओजोन परत। तो ये पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी तरंगें होते हैं। संचार उपग्रह में प्रयुक्त होते हैं अपनी संचार रेडियो कम्युनिकेशन, संचार जो होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके अंदर क्या होते हैं, रेडियो तरंगें आपकी क्या होती है, काम मिल जाती है। लगभग 400 nm 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य की परास किसकी होती है, दृश्य तरंगों की परास होती है भाई ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। वैसे ये एक्चुअल में होती है 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से आपकी होती है ये 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पर ये लमसम उसके बराबर आ जाएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट 2013 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, तो चुंबकत्व का नियम, गाउस का नियम, दूसरी समीकरण में लिखी थी, क्या लिखी थी, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखा था क्या। तो ये मैक्सवेल के समीकरण में इसको अपन इस तरह से लिखा था। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपके पास है सेकंड क्वेश्चन 2013 का कि 1/μ0 एप्सिलॉन नोट का मान लिखिए। तो 1/μ0 एप्सिलॉन नोट का मान किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के वर्ग के बराबर होता है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E दे रखा है। E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.3 वोल्ट पर मीटर दे रखी है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपको ज्ञात करना है। C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अभी फॉर्मूला निकाला था, C इज इक्वल टू क्या होता है, E नोट अपॉन बी नोट। यहाँ से आपको B की वैल्यू निकालनी, तो B इंटू क्या हो जाएगा, C सॉरी E B की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, E नोट अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, तो E नोट की वैल्यू 9.3 इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे C की, तो 3 × 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9.3 है, अपॉन में कितना है, 3 × 10⁸ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये जाएगा 3 बार, 3.1 इंटू 10⁸
आपके पास आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो टेस्ला इसका क्या हो जाएगा, यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा कि पेराबैंगनी अवरक्त तथा एक्स किरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, आपकी अधिकतम होती है। जो ये पेराबैंगनी होती है और जो अवरक्त तरंगे होती है और एक्स किरणें होती है, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य आपको क्या बतानी है, अधिकतम बतानी है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं अवरक्त तरंगों की बात करूं तो अवरक्त तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी होती है 1 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं यहाँ पे पैराबैंगनी की, तो पैराबैंगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट है एक्स किरणें, तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है आपकी 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। तो सबसे ज्यादा पूछिए तो 1 से लेकर 700 तक किसकी है, अवरक्त तरंगों की, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, आपकी अवरक्त तरंगों की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो 2011 का क्वेश्चन करते हैं कि ध्रुवण तल व कंपन तल को परिभाषित करना है और स्पेस तरंग संचरण प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती की परास भी आपको बतानी है। एक सेकेंड पीछे चलते हैं वापस क्वेश्चन के अंदर। देखो ध्रुवण तल व कंपन तल को क्या करना है, आपको परिभाषित करना है। तो ध्रुवण तल क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं। ध्रुवण तल क्या होता है, वह तल जिसमें क्या होते हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्या करते हैं, कंपन करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के सदिश कंपन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवण तल कहते हैं। और कंपन तल किस में कहेंगे, जिसमें आपके क्या करते हैं, कंपन तल उसको कहते हैं जिसमें वह तल जिसमें आपके विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन क्या करते हैं, कंपन करते हैं, के सदिश के कंपन करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके कंपन तल। तो ध्रुवण तल में तो क्या होता है कि वह तल जिसके अंदर चुंबक क्षेत्र सदिश से कंपन करते हैं, और कंपन तल में क्या होते हैं, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश से कंपन क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो ये होता है ध्रुवण तल और ये होता है कंपन तल। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास है कि स्पेस तरंग संचरण में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती की परास लिखी है, इसकी आपको परास लिखनी है। तो देखो इसकी परास लिख देते हैं। स्पेस तरंग संचरण के लिए, स्पेस तरंग संचरण में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती की परास जो होती है वो आपकी होती है 30 हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, ये इसकी परास होती है स्पेस तरंग संचरण के अंदर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 2010 का, एक ही क्वेश्चन है 2010 में, सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। देखो हमें पता है विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंदर क्या होती है कि जो विद्युत क्षेत्र जो होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है और तरंग संचरण की दिशा जो होती है वो एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है या क्या होती है, आपकी लंबवत होती है। ठीक है, तो इससे भी हम सीधा ही बोल सकते हैं कि अगर हम देखें कि विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं और तरंग संचरण की दिशा जो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इस बेस पे भी हम बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, आपकी अनुपस्थ प्रकृति की होती है। तो इस बेस पे अपन बता सकते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा फ्लक्स सदिश का सूत्र लिखिए। तो देखो ऊर्जा फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ये पॉइंटिंग सदिश की बात कर रहा है। पॉइंटिंग सदिश की तरंगों के ऊर्जा फ्लक्स सदिश का नाम ले तो इसका मतलब किसकी बात है, पॉइंटिंग सदिश। और पॉइंटिंग सदिश क्या होता है कि जो पी वेक्टर जो होता है, जो विद्युत क्षेत्र जो होता है और जो चुंबकन क्षेत्र एच होता है, उन दोनों का जो सदिश गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, ऊर्जा फ्लक्स सदिश कहलाता है। ठीक है, अगर इसकी आप परिभाषा लिखना चाहो तो अपने इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत सदिश ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश बी वेक्टर का सदिश गुणनफल उस बिंदु पर प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रवाह की दर का एक मापन है। अर्थात P वेक्टर जो होता है E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर।
ये आप सीधा लिख देना कि जो ऊर्जा फ्लक्स सदिश होता है या पॉइंटिंग सदिश होता है वो क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है और जो चुंबकन क्षेत्र H होता है उन दोनों का जो सदिश गुणनफल क्या कहलाता है, पॉइंटिंग सदिश कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा फ्लक्स सदिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उसको शेयर करें। धन्यवाद।